अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है यूरिनरी सिस्टम, मूत्रीय संस्थान। यूरिनरी सिस्टम जिसमें किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ किडनी का ही नहीं, बहुत सारे अंगों का रोल होता है, किडनी का मेन रोल होता है। तो शरीर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं, और भी कई प्रक्रियाएं होती हैं। तो उससे ऐसे पानी पीते हैं आप, पानी जो है ब्लड में जा रहा है। तो इन सारी प्रक्रियाओं से शरीर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, जिनको कि शरीर की जरूरत नहीं होती है। तो शरीर उनको बाहर निकालता रहता है, अलग अलग सोर्सेज से बाहर निकालता रहता है। जिन सोर्सेज से बाहर निकालता है उनको एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग हम लोग जानते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे कि त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। फेफड़ा भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। हमारा गुदा द्वार भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन में माना जाएगा, बढ़िया। और किडनी भी है। त्वचा और फेफड़े के बारे में हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। रीनल सिस्टम के कौन कौन से मुख्य अंग हो गए, किडनी हो गया, दो दो किडनी हो गया, दो मूत्र नलियां हो गई, एक मूत्राशय हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और एक मूत्रमार्ग हो गया, यूरेथ्रा हो गया। इस तरह से मुख्य अंग में ये सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग किडनी पर थोड़ा सा आते हैं। इसको वृक्क भी कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं। कहते हैं गुर्दे में दम है, लोग कहते हैं गुर्दे में दम है, क्या कहते हैं गुर्दे में दम है, क्यों कहते हैं पता नहीं। किडनी सीम के बीज की आकृति के होते हैं, सीम के बीज की आकृति के। शरीर में इसकी स्थिति कहाँ पर होती है, देखिए, 12वें थोरेसिक वर्टिब्रा और तीसरे लंबर वर्टिब्रा, यानी T12 से L3 के बीच में इसका होता है स्थान। T12 से L3, T12 से L3 के बीच में होता है। दाहिनी किडनी बाई किडनी के मुकाबले थोड़ा नीचे स्थित होता है। अब ये देखिए, अगर ये पूछ दे कौन सी किडनी की स्थिति थोड़ी ऊपर होती है, किसकी नीचे होती है, कैसे पता लगाएंगे, सिंपल सा तरीका है, दाएं बाएं छोड़ दीजिए। ये देखिए कि आपका लीवर किधर होता है, यकृत किधर होता है, यकृत किधर होता है बताइए, राइट साइड की लेफ्ट राइट। साइड? राइट साइड। राइट साइड। और यकृत हम लोग जानते हैं बड़ा सा हिस्सा होता है, तो जिधर बड़ा सा हिस्सा है, और किडनी हम लोग जानते हैं राइट लेफ्ट दोनों साइड में है। तो इधर जो है यकृत है, वो उसने बड़ा हिस्सा ऑलरेडी घेर रखा है, तो नीचे थोड़ा दबाएगा ना वो पेट को, तो पेट को दबाता है, इसीलिए दाई तरफ वाली किडनी जो है थोड़ी नीचे दबी रहती है। इसको सिंपली ऐसे समझेंगे। अगर पूछे तो ये मत सोचने लगे, याद करने की जरूरत नहीं, सीधे आइएगा लीवर पे। अच्छा, लीवर किधर होता है, राइट साइड, तो राइट साइड वाली किडनी थोड़ी सी नीचे दबी होगी। ठीक है। अब जो किडनी होती है, किडनी में क्या होता है, दो पोल होता है। एक सुपीरियर पोल होता है ऊपर वाला, एक इंफीरियर पोल होता है, नीचे वाले को इंफीरियर पोल कहते हैं। ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होगा, राइट किडनी थोड़ा नीचे होगा। और दोनों किडनी जो है टोपी पहने हुए हैं, गर्मी बहुत लग रही है इनको, टोपी पहने हुए हैं। ये टोपी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। फाइट फ्लाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर टोपी रूप में बैठी रहती है, त्रिकोणाकार होकर के। ठीक है। किडनी की लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी होती है, तकरीबन तकरीबन है ये 11 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, और 3 सेंटीमीटर मोटाई में किडनी होती है। और किडनी को देखते हैं, दोनों किडनी में ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा होता है। ऊपर के हिस्से को हम लोगों ने देखा सुपीरियर पोल, नीचे को इंफीरियर पोल कहते हैं। दोनों ही किडनी के सुपीरियर पोल पर एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो हम लोगों ने तस्वीर में देख लिया है। किडनी का जो बाहर निकला हिस्सा होता है वो कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। और अंदर जो हिस्सा होता है वो अवतल होता है, कॉनकेव होता है। इसमें गड्ढा भी होता है, जिसको हाइलम कहते हैं। हाइलम ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किडनी में हाइलम का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हाइलम से ही किडनी में रेनल आर्टरी, रेनल वेन, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्वस तंत्रिकाएं, यूरेटर यूरेट यूरेटस जो है, ये सारी चीजें अंदर बाहर जो हो रही है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सब हाइलम से ही जुड़ा हुआ है। हाइलम से ही रेनल आर्टरी अंदर जाएगा, हाइलम से ही रेनल वेर बाहर आ रहा है, वृक्कीय सिरा। लिम्फेटिक वेसल्स भी, तंत्रिकाएं भी जा रही है, तो क्या हो गया, हाइलम। हाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा स्पेशली। किडनी किससे बना होता है, किडनी नेफ्रॉन से बना होता है, किडनी नेफ्रॉन से बना होता है। और एक वयस्क आदमी में, यानी कि जो मैच्योर हो गया है, तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं तकरीबन। नेफ्रॉन की अपनी अलग ही संरचना होती है, उसको भी हम लोग देखेंगे।
किडनी को अगर हम लोग ऐसे काटें तो उसमें 3 पार्ट में ये विभाजित होता है, 3 पार्ट हमें दिखता है। एक ये दिखता है यहाँ वाला हिस्सा, ये इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, ये बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स हो गया। फिर ये बीच वाला हिस्सा होता है, ये बीच वाला हिस्सा, ये जहाँ ये दिख रहा है ना, ये कमल की पत्ती की तरह, जिसको कि पिरामिड भी कहते हैं, ये बीच वाला हिस्सा, ये दिल क्यों बन गया, दिल तो बनाया नहीं, ये बीच वाला हिस्सा इसको मेडुला कहते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको पेल्विस कहते हैं, पेल्विस। पेल्विस में यूरिन जमा होता है, यहीं से फिर यूरिन बाहर निकलता है, पेल्विस से यूरिन बाहर निकलता है, ध्यान रखिए। कॉर्टेक्स हो गया बाहर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा मेडुला हो गया, और अंतिम वाला हिस्सा ये खाली जगह है, इसको पेल्विस कहते हैं। और किडनी में ब्लड की सप्लाई कैसे हो रही है, रेनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है और रेनल वेन से ब्लड बाहर निकल रहा है। रेनल आर्टरी से जो ब्लड आया हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किडनी में छननी है, अभी छानना है, उसको प्रोसेस होना है, प्रोसेस होने के बाद फिर रेनल वेन से वो बाहर निकल गया, ऐसा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये खड़ी काट किया तो उसमें हम लोगों ने 3 पार्ट देखा, कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस, श्रोणी, ये 3 चीजें हम लोगों ने देखा। श्रोणी क्या होता है, किडनी के अंदर का, अब श्रोणी से हम शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। अंदर का ऐसा हिस्सा हिस्सा होता है जो कलेक्टिंग स्पेस का काम करता है। किसका कलेक्टिंग करता है ये यूरिन का कलेक्टिंग करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है, ये वहीं पर जाके सारा यूरिन पहले जमा होगा। और ये भी 2 भाग में बट जाता है, क्योंकि ये पेल्विस वाला हिस्सा मेडुला से जुड़ा होता है, और मेडुला में जितने पिरामिड्स आपको दिख रहे हैं सब में जो है ये पाइप के रूप में जुड़ जाता है। तो इसमें जो पतला वाला पाइप होता है उसको कहते हैं माइनर कैलिसेस, और जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं मेजर कैलिसेस। मोटा और पतला वाला हिस्सा, मेजर कैलिसेस यानी मोटा वाला हिस्सा 2-3 ही होता है, फिर वो छोटे छोटे पार्ट में बढ़ता है, तो माइनर कैलिसेस में बढ़ जाता है। 8 से 18 इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि 8 से 18 ही मेडुला में पिरामिड होते हैं, तो जितना पिरामिड होगा उतना ही ये जो है तकरीबन माइनर ये होगा, सेलिसेस होगा। अब मेडुला में हम लोग आते हैं, किडनी का बीच वाला हिस्सा है मेडुला, इसमें करीब 8 से 18 रीनल पिरामिड्स होते हैं। रीनल पिरामिड्स हम लोगों ने देखा ना, रीनल पिरामिड्स की आकृति की होती है, ये तो बोल बन गया, रीनल पिरामिड की आकृति की होती है। अच्छा, इनका आकार शंकु यानी कोनियल होता है, कोनिकल होता है, कोन के आकार का होता है। सभी मेडुला का आधार कॉर्टेक्स से सटा होता है, मेडुला का आधार जो है कॉर्टेक्स से सटा होता है। वहीं पिरामिड का शिखर जो है एपेक्स, वो पेपिला से बनता है जो माइनर कैलिसिस से सटा होता है। उसको समझिए तस्वीर में, यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा इसका किससे जुड़ा हुआ है, ये कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका आधार जो है ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका ये जुड़ा है पेल्विस से। पेल्विस में भी हम लोगों ने मेजर और माइनर देखा हुआ था, ये माइनर वाले से जुड़ा, ये पतला पतला हिस्सा है माइनर वाले से जुड़ा हुआ, इसीलिए जितना माइनर होगा हर माइनर जो है एक एक यहाँ पर पिरामिड को अपने से मिला लेता है। ठीक है, यहाँ भी हम लोगों ने देख लिया, आज कम से कम संरचना देख लें तो कल क्रियाविधि देख करके हम लोगों का काफी काम इससे निपट जाएगा। ठीक है, मेडुला पिरामिड में नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स और नलिकाएं होती हैं। नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, पिरामिड की जो नलिकाएं होती हैं फिल्टर हुए पदार्थों का फिर से अवशोषण करती है। फिर से अवशोषण कैसे करते हैं वो हम लोग क्रियाविधि में देखेंगे। सबसे ऊपरी हिस्से पर हम लोग आते हैं, रेनल कॉर्टेक्स, किडनी का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, 2 भागों में बटा होता है। इसमें जो है एक भाग में गुच्छों के रूप में नलिकाएं होती हैं, जिसका जाल पूरा फैला होता है, जो नेफ्रॉन का जाल होता है, जिसको हम लोग अभी क्रियाविधि में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। और उसी में जो है ब्लड को सबसे पहले उसी में फिल्टर किया जाता है, सबसे पहला फिल्ट्रेशन कॉर्टेक्स में ही होगा, रेनल कॉर्टेक्स में, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, रेनल कॉर्टेक्स में होगा, ये ध्यान रखिएगा। वहीं से फिर वो मेडुला में जाएगा, फिर वो यूरिन बन करके फिर वो पेल्विस में चला जाता है। मुख्य कार्य क्या है इसका, रक्त को छानना यानी कि फिल्ट्रेशन करना, रक्त को छानने का कार्य नेफ्रॉन करता है। तो नेफ्रॉन की पूरी संरचना हम लोग देखेंगे, उसमें हेनले का लूप वगैरह आता है। किडनी में ब्लड की सप्लाई कैसे होती है वो भी देखना जरूरी है। तो किडनी में ब्लड की सप्लाई हम लोगों ने ऊपर देखा था, इसको फिर से देख लीजिए।
एब्डोमिनल एरोटा से, ध्यान रखिएगा, एब्डोमिनल एरोटा लिखा हुआ है तो इसी को याद रखेंगे। एब्डोमिनल एरोटा से, महाधमनी से ब्लड लेकर के रेनल आर्टरी किडनी में ब्लड की सप्लाई करता है। फिर रेनल आर्टरी जो मोटी होती है, पतली पतली और आर्टरी में बढ़ जाती है, वो वेस्ट मटेरियल को वहां से लाती है और उससे किडनी में प्रोसेस होकर के मूत्र बनेगा। तो रेनल आर्टरी किडनी में पहुंच करके कई शाखाओं में बढ़ती है। कॉर्टेक्स में ही ये आर्टरी और पतली पतली आर्टियोल्स में बढ़ जाती है। आर्टियोल्स व और पतली शाखा है। आर्टियोल्स की जो केशिकाएं होती हैं, वेसल्स होते हैं, जो आर्टियोल्स की केशिकाएं, वो एक गुच्छा बना लेती है, अभी तस्वीर में देखेंगे। इसी गुच्छे का नाम ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस, उसी गुच्छे को जो जाल रूप में बन जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जो इस तस्वीर में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रीनल आर्टरी से यहाँ से आया ब्लड, और ये ब्लड फिर जो ये पतली पतली लाइन में बट गया और यहाँ पर आकर के ये एक जाल सा बना लिया, जाल सा बना लिया, ये जाल बन गया। इस जाल को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जाल को? अभी ग्लोमेरुलस पर सिर्फ आते हैं। हाँ, ग्लोमेरुलस में आया। ग्लोमेरुलस। अब यहाँ दो चीजें और स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ, उसको समझिए। ग्लोमेरुलस में जब आ रहा है तो उसको, जो रेनल आर्टरी जा रहा है ग्लोमेरुलस बनाने के लिए, यानी यहाँ ब्लड इस तरीके से जा रहा है, जाने वाले हिस्से को एफरेंट आर्टियोल्स बोलेंगे, एफरेंट ए वाला। और जब ये बाहर निकलता है तो इफरेंट आर्टियोल्स हो जाता है। ए और ई, तो पहला होगा ए से गए, ई ऐसे बाद में आता है, ई से निकले, और ये बाद में जाकर के यही ब्लड वेसल जो है एक जाल बना लेता है, जाल बना करके फिर ये जो प्रोसेस्ड जो ब्लड है उसको रेनल वेन में छोड़ देता है। ये इस तरह से जाल बनता है। जाल को हटा करके हम देखेंगे ग्लोमेरुलस, ये हो गया आपको ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन को जानना बहुत जरूरी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको बनता है किडनी के संदर्भ में। प्रत्येक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन रहते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी में। एक में 10 है तो दो किडनी 20 लाख हो गया, 20 लाख मतलब 1 मिलियन हो गया। और हर नेफ्रॉन स्वतंत्र रूप से यूरिन बनाने के काम में जुटा रहता है, एकदम स्वतंत्र रूप से काम करता है। ये नहीं कि उदित जी कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, हम नोट्स बना रहे तो उदित जी नहीं बनाएंगे, हमारे भरोसे रहेंगे। हम लोग तो भरोसे रह लेते हैं, किडनी के जो है नेफ्रॉन नहीं रहता है। नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है जो कॉर्टेक्स में होता है, और एक होता है जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन, तो मेड्युलरी से जुड़ा होता है, ये नाम से ही लगता है। जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया कॉर्टेक्स वाला, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही ज्यादातर भूमिका निभाता है। जब इस पर दबाव ज्यादा पड़ता है तब जाकर के जक्स्टा मेडुलरी वाला ये काम करना शुरू करता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही ब्लड की सफाई करता है, फिल्टर करता है। अब एक नेफ्रॉन का दो हिस्सा होता है, दो पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से देखते हैं। कोशिकीय, कोशिका गुच्छीय या वोमेन्स संपुट कहा जाता है, उसी को ग्लोमुरस भी कहा जाता है, ग्लोमेरुलर भी कहा जाता है। और उसी को अगर पूरी संरचना को आप देखें तो उसे रीनल कॉर्पसल भी कहा जाता है। तो उसमें दो पार्ट होता है बेसिकली। एक तो होता है वोमेन्स कैप्सूल, वोमेन्स कैप्सूल के अंतर्गत ग्लोमेरुलर होता है, ग्लोमेरुलस कहते हैं उसको, और दोनों को मिला देते हैं तो उसको रीनल कॉर्पसल कहा जाता है। तो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट होता है उसके बाद जो ट्यूब वाला पार्ट शुरू होता है, इसको रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है, वृक्कीय नलिका रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है, वो होता है। रीनल ट्यूब्यूल का मुख्यतः 3 पार्ट होता है, कई जगहों पर आपको मिलेगा 4 पार्ट भी होता है, तो वो भी गलत नहीं है। कलेक्टिव डक्ट को भी मान लिया जाता है तो 4 हो जाता है, वैसे मुख्यतः 3 है, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। और लास्ट में जो है फिर यूरिन कलेक्टिव होकर के जिस डक्ट में होता है उसको कलेक्टिव डक्ट कहते हैं। ये प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर एक बार इसको देखते हैं। नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट हो गए, एक तो रीनल कॉर्पसल वाला हो गया, ये जो पूरा हिस्सा ये है रीनल कॉर्पसल वाला हो गया। फिर इसके बाद जो ये पाइप निकला, पाइप में जो पहला मुड़ा हुआ हिस्सा होता है पहले पार्ट का, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, पीसीटी कहा जाता है।
फिर वो नीचे आता है तो यू आकार की आकृति बनाता है जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। फिर वहां से निकलने के बाद फिर ये मुड़ जाता है, फिर मुड़ जाता है तो इस वाले पार्ट को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहा जाता है। 3 पार्ट हो गया। अगर इसको चौथा पार्ट माने तो कलेक्टिव डक्ट ये हो गया। यहाँ जो यूरिन आएगा वो फाइनल होगा, बाहर निकलने के लिए तैयार है। फिर यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा, रीनल पेल्विस में चला जाएगा, यानी विक के पेल्विस में चला जाएगा। रीनल कॉर्पसल हम लोगों ने कल देख लिया हुआ था। नेफ्रॉन का शुरुआती हिस्सा होता है जो कि एक कप की आकृति का बना होता है, उसमें स्थित रहता है। उसमें कौन स्थित रहता है, ग्लोमेरुलस स्थित रहता है। इस वजह से ग्लोमेरुलस को भी नेफ्रॉन का पहला हिस्सा माना जाता है। जबकि ग्लोमेरुलस किसका जाल होता है, तो वो होता है आपको आर्टियोल्स का जाल होता है जिससे ब्लड आया हुआ है। जिस कवर या कैप्सूल में ग्लोमेरुलस रहता है उसको वोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल की पूरी संरचना को रीनल कॉर्पसल कहा जाता है। रीनल ट्यूब्यूल का भी हम लोगों ने देख लिया हुआ था, अभी भी देख लिया है, इसलिए इसको भी हम जंप करेंगे, इसको भी थोड़ा जंप करेंगे। इसकी क्रियाविधि में हम लोग थोड़ा सा आते हैं। देखिए ये क्या है, ये है रीनल कॉर्पसल। ये पूरी आकृति रीनल कॉर्पसल है। पूरी आकृति होगी तो रीनल कॉर्पसल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस पूरी आकृति में एक चीज देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ब्लड आता है। किडनी में क्या होगा, ब्लड फिल्ट्रेशन होगा। तो ब्लड फिल्ट्रेशन 2 पार्ट में होता है। एक तो सिंपल ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड फिल्ट्रेशन हुआ तो उसमें लगता है नहीं नहीं अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, इसको थोड़ी और कमी रह गई, तो उसको आगे होगा। तो पहला पोर्शन यही होगा, ग्लोमेरुलस में होगा। ग्लोमेरुलस ये लाल वाला पोर्शन है। तो यहाँ जो एफरेंट आर्टियोल आया हुआ है ये मोटा है, ये मोटा है, ये पाइप मोटा है। मोटे वाले पाइप से पानी वो रक्त आया, ब्लड आया, तो बहुत सारा रक्त आ गया। अब इसको बाहर निकलना है, बाहर इसका प्रेशर जाएगा तो उतना ही मोटा रहेगा, तो आसानी से चला जाएगा। लेकिन ये है पतला, ये एफरेंट आर्टियोल जो है ये पतला है। पतला होने की वजह से इसके अंदर बढ़ जाता है प्रेशर। इसके अंदर जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें झिल्ली होती है, वो सेमी परमिएबल होती है, उसमें से बहुत सारे तत्व ब्लड से बाहर निकलने लगते हैं। उसके ऊपर भी फिर एक छन्ना होता है, फिर उसको होल्ड करने के लिए मसल्स होता है, उतना डिटेल हम नहीं गए हुए हैं। तो इसमें से बहुत सारे तत्व बाहर निकलने लगते हैं। बाहर निकल के वो जाएगा कहाँ, वोमेंस कैप्सूल में जाएगा। वोमेंस कैप्सूल जुड़ा हुआ है उधर एक पाइप के जरिए, ये पाइप के जरिए जुड़ा हुआ है। यहाँ से जो चीजें देख रहे हैं निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। ये जो निकल रहा है ये इसमें से पानी निकल रहा है, ब्लड से पानी छन रहा है, सेमी परमिएबल है तो छन रहा है। उसके साथ साथ कुछ लवण भी छन रहा है, कुछ आयंस भी छन रहा है, सोडियम पोटेशियम ये सब छन रहा है। छन करके वो पानी के साथ साथ इसमें आ गया, इस ट्यूब्यूल में आ गया। इस ट्यूब्यूल में आया तो अब उसको कहा जाएगा वो यूरिन है, बेसिकली वो यूरिन है यहाँ पर। लेकिन ये ऐसा यूरिन है जिसमें कुछ जरूरी चीजें भी शरीर की आ गई हुई है। अब जरूरी चीजें अगर निकल जाएंगी तो मामला गड़बड़ होगा, शरीर को उसकी जरूरत है, उसको नहीं निकलना चाहिए। अब क्या होता है, जो आगे जो ये ट्यूब होता है, ट्यूब्यूल जिसको हम लोग कहते हैं, आर्टरी, ये रीनल ट्यूब्यूल जिसको कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल में अब उसका फिर से फिल्ट्रेशन होगा। वो फिल्ट्रेशन की जगह उसको रीएब्जॉर्प्शन शब्द कहा जाता है। रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण कहा जाता है। यानी जो एक्स्ट्रा चीजें निकल गई हैं जो नहीं निकलना चाहिए, उसको फिर से उस यूरिन से निकाल करके ब्लड में मिला देना ताकि शरीर में किसी चीज की कमी ना हो। और ये 3 पार्ट में बटा होता है, 3 जगहों पर उसकी क्रिया संपन्न होती है। इसीलिए इसको रीनल ट्यूब्यूल को 3 पार्ट मुख्यतः माना जाता है, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल वाला, दूसरा है हेनले लूप वाला, तीसरा है डिस्टल वाला। अब जो यहाँ से यूरिन आ रहा है, रुकिएगा देखिए, यहाँ से यूरिन आ रहा है, अब इसमें भी इसका भी जो लेयर है वो भी सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल है। यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, अभी बहुत डिटेल हो जाएगा कि प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो उस पर नहीं जाएंगे। इसमें ब्लड का, इसमें यूरिन का प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ते ही उसमें से ऐसी संरचना होती है कि शरीर को जिस चीज की जरूरत होती है वो आयंस वगैरह इसमें फिर से यहाँ से क्रॉस करके ब्लड में मिल जाते हैं, फिर से ब्लड में मिल जाते हैं।
हेनले के लूप में भी ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और फिर ये प्रक्रिया डिस्टल वाले कन्वोल्यूटेड वाले ट्यूब्यूल में भी वो प्रक्रिया जारी रहती है। शुरुआत में हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, तो यहाँ पर आकर के प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर जो प्रक्रिया पूरी हुई तो वो अब यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में चला गया और फाइनल यूरिन यहाँ पर बनाया। कौन कौन से तत्वों का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो देखते हैं। बोमन कैप्सूल के ठीक बाद शुरू होता है हमारा प्रॉक्सिमल वाला एरिया, और उसका मुख्य कार्य क्या है, जो पानी अधिक मात्रा में निकल गया हुआ, अगर ज्यादा पानी निकल जाएगा बॉडी से तो दिक्कत होगी। पानी फिर से रीएब्जॉर्ब होता है ब्लड में, फिर से ब्लड में जाता है। ठीक है, पानी फिर से ब्लड में जाता है। ग्लूकोज भी ज्यादा मात्रा में वहां छन गया हुआ था, ग्लूकोज को फिर से बहुत सारी मात्रा को भेजा जाता है किसमें, यूरिन, उसमें ब्लड में। एमिनो एसिड्स को जो है ज्यादा मात्रा में निकल गया, फिर से एमिनो एसिड्स को भेजा जाता है ब्लड में। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे निकल गए थे, उस इलेक्ट्रोलाइट्स को भेजा जाता है। और पॉलीपेप्टाइड्स है उसका भी अवशोषण करके फिर से ब्लड में भेज दिया जाता है। कहते नहीं नहीं भाई, सब ज्यादा आ गए थे आप, इतना ज्यादा जरूरत नहीं, इतना को नहीं निकालना बाहर, वेस्ट मटेरियल इतना नहीं, ये सब अच्छी चीज है, वेस्ट मटेरियल नहीं है। ये तो पहले वाले में। फिर हेनले के लूप की चर्चा करें तो हेनले का लूप हम लोग देखते हैं, ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला होता है। ये डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग पोर्शन हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग पोर्शन हो गया इसमें। तो दोनों में अलग अलग प्रक्रिया होती है। इसमें डिसेंडिंग लिम्ब में पानी के लिए पारगम्य होता है डिसेंडिंग वाला, ये जो नीचे वाला है इसमें पानी जो है फिर से बाहर निकल के ब्लड में मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा पानी रह गया हुआ और जरूरत है उसको हटाने की, यूरिन को इतनी जरूरत नहीं है, निकल गया, ठीक है। और जो असेंडिंग वाला होता है ये ऊपर वाला होता है, जब यहाँ से ये यूरिन गुजर रहा है असेंडिंग वाले से, तो कुछ और आयन जो और बच गए हुए, सोडियम और क्लोराइड के आयन जो बच गए हुए हैं, वो फिर जो है थोड़ा सा बाहर निकल निकल के ब्लड में मिल जाता है। क्लियर है। यहाँ पर हेनले के लूप में ये प्रक्रिया हुई, अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब तीसरा जो पोर्शन है डिस्टल वाला, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है डीसीटी वाला, उसमें क्या होता है, हेनले के लूप के बाद इसकी शुरुआत होती है पोर्शन की। इसमें और जो अगर थोड़ा बहुत बच गया हुआ सोडियम, पानी और कैल्शियम, इनको और कहता है और थोड़ा नियंत्रित कर देते हैं, इसको नियंत्रित किया जाता है। पुनः अवशोषण थोड़ा बहुत जो और रह गया उसका भी अवशोषण कर दिया जाता है। और इसी वजह से कहा गया है जो हमारा ब्लड प्रेशर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसका संतुलन बनाए रखता है इस पोर्शन में, मेन होता है इसमें डिस्टल वाले में, ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहता है। उसके बाद फाइनली वो पहुंच जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में जो पहुंच गया तो अब वो यूरिन हो गया। अब वो यूरिन वहीं से कहाँ पहुंचाएगा, ये पेल्विस में पहुंचाएगा, पेल्विस में, पेल्विस में आएगा, पेल्विस में आएगा। ठीक है यार, देख रहे हैं ये नतीजा क्या होता है, पहले से हमने नहीं पढ़ा हुआ, अचानक से अभी पढ़ा हुआ है तो याद नहीं आता, पेल्विस में पहुंचाता है। देखिए कलेक्टिंग डक्ट कोई एक मोटा सा डक्ट नहीं है जो यहाँ तस्वीर में दिख रही है। हर नेफ्रॉन के बाद कलेक्टिंग डक्ट हो रहा है, 20 लाख नेफ्रॉन है आपके, सब में प्रक्रिया चल रही है, सब में वो डक्ट है, सब मिला करके सब भेज रहा है कहाँ, पेल्विस में। कौन सा पेल्विस है, पेल्विस का मतलब क्या है, किडनी का जो आंतरिक हिस्सा है, खाली स्थान है, वो वाला पेल्विस है, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस की बात हो रही, किडनी के अंदर एक खाली हिस्सा है जिसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। वहां यूरिन पहुंचा, तब वो यूरिन कहाँ जाएगा वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। कोई चिंता मत कीजिए, इसको 2 बार 3 बार हम लोग इतने बार भी रिपीट कर लेंगे कि याद हो जाए। नेफ्रॉन की क्रियाविधि अभी हम लोगों ने देखा, उसको फिर से एक बार चैनलाइज करके देखते हैं। 2 पार्ट में इसका काम होता है। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी उसको कहते हैं, या उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्योंकि उसको ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ है, पहला फिल्ट्रेशन जो हम लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज भी फिल्टर हो जाती है। फिर दूसरा जो प्रोसेस होता है जो रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है, उसी नेफ्रॉन का ही पार्ट है वो भी, उसमें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो एक्स्ट्रा चीजें आ गई थी उसको फिर से ब्लड में मिलाया जाता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रहने देते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया हुआ था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ देख लिया हुआ था, फिर ये वाला पोर्शन भी अभी हम लोगों ने देख लिया हुआ है। फिर से उसी चीज को जो पढ़ा है उसी को तस्वीर में हमने लिखा हुआ है,
जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, ये पूरी जो तस्वीर है ना, पूरी संरचना एक नेफ्रॉन की है, एक नेफ्रॉन की, ऐसे 20 लाख नेफ्रॉन है। ठीक, अब देखिए तीसरा जो पोर्शन है ना, ये जो नेफ्रॉन का जो एंडिंग पॉइंट हुआ, ये हुआ आपका कलेक्टिंग डक्ट हुआ। कलेक्टिंग डक्ट इसको कहते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में फाइनल यूरिन आया, बेटा एक गिलास पानी पिला दो। कलेक्टिंग डक्ट में फाइनल यूरिन आया, ये यूरिन कहाँ चला जाएगा, तो ये जो किडनी आपका है, उस किडनी में जो यहाँ का हिस्सा है, ये जिसको कि पेल्विस कहा गया, किडनी का पेल्विस, ये वाला हिस्सा हो गया, ये मेडुला वाला हिस्सा हो गया, ये मेडुला हो गया, ये आपका कॉर्टेक्स वाला हिस्सा हो गया, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला और ये पेल्विस है। तो ये इतना जुड़ा हुआ सब आके पेल्विस में जमा रहा है, इतने 20 लाख है, 20 लाख भेज रहा है, पेल्विस में यूरिन आ गया। अब यहाँ से पेल्विस से यूरिन अब नीचे की तरफ आएगा, पेल्विस से यूरिन नीचे की तरफ आएगा, उसको हम लोग देखते हैं। यूरिन बनने के बाद की कहानी अब देखते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद यूरिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। पेल्विस में पहले वो जाएगा, कहाँ जाएगा, पेल्विस में। देखिए अब यहाँ देखिए, इस पेल्विस में आया, थैंक यू बेटा जी, पेल्विस में आया और पेल्विस से ये यूरेटर में अब जा रहा है, दोनों तरफ यूरेटर। तो यूरेटर की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। यूरेटर की संख्या कितनी है, 2। कितनी यूरेटर की संख्या, 2। 2 किडनी 2 यूरेटर, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये मूत्रवाहिका नली है ये। और यूरेटर से, दोनों यूरेटर किससे जुड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ है। मूत्राशय वाला जो हिस्सा है, यूरिनरी ब्लैडर, उससे जुड़ा हुआ। यहाँ से यूरिन आ रहा है, इसमें स्टोरेज हो रहा है इसका। जब इसमें स्टोरेज होता है, इसमें जो है जब ज्यादा भर जाता है तो यहाँ से मैसेज आता है ब्रेन को, ज्यादा भर गया हुआ, इसको खाली करो ब्लैडर को। जब खाली करने के बाद आती है तो यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन जो है बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन बाहर निकल जाता है, याद रहेगा। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब यूरिनरी सिस्टम में ब्लड के किडनी में पहुंचने से लेकर नेफ्रॉन के सभी भागों से गुजरने से लेकर के, एक बार सीक्वेंस हम लोग देखते हैं कुछ अंगों, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग पहले देखते हैं एफरेंट आर्टियोल्स को। इफरेंट वाला हमने इसको छोड़ दिया हुआ, यहाँ पर इफरेंट वाला छोड़ दिया क्योंकि यूरिन की बात हो रही है। एफरेंट आर्टियोल से आया ब्लड, ग्लोमेरुलस में आया। ग्लोमेरुलस को से निकलने के बाद कहाँ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा। रीनल ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा कौन सा है, प्रॉक्सिमल वाला है। फिर लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले के बाद डिस्टल वाला हिस्सा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। और उसके बाद कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जा रहा है, रीनल पेल्विस में जा रहा है। रीनल पेल्विस से कहाँ जा रहा है, यूरेटर में जा रहा है। यूरेटर से कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जा रहा है। ये ध्यान रखना है, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, याद हो जाएगा। क्वेश्चन जो एक पूछा गया इसी बार दिसंबर 25 का क्वेश्चन देखिए पूछा गया, ये क्वेश्चन देखिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण से मूत्र निर्माण का क्रम है, मूत्र निर्माण का क्रम है। अब यहाँ देखिए, अब संग्राही वाहिनी, समीपस्थ संवहन नलिका, कोशिका गुच्छ, हेनले लूप, अब बताइए कौन सा होगा। सर एक बात बी आएगा, सा होगा, उसके बाद सी होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन, वो लास्ट में होगा। नहीं थर्ड होगा सर। थर्ड थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन, थर्ड वाला रहेगा। कलेक्टिंग तक लास्ट में आएगा। पाटिल जी सीधे एक आगे वाला पता नहीं है, लेकिन सर आंसर निकल गया कलेक्टिंग डक्ट से, पर पहले वाला कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। ग्लोमेरुलस है पहला। मैंने बताया था उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट एग्जाम में तो खैर वही एक आपके पास हथियार रहेगा बढ़िया सा। देखिए इसमें, देखिए सही, सबसे पहले इसमें कलेक्टिंग डक्ट है, प्रॉक्सिमल है, ग्लोमेरुलस है और हेनले। तो ग्लोमेरुलस सबसे पहले आएगा ना। ग्लोमेरुलस से कहाँ गया था, प्रॉक्सिमल में गया था। प्रॉक्सिमल से फिर लूप ऑफ हेनले गया था, फिर कहाँ गया था, डिस्टल, फिर लास्ट में कलेक्ट हो गया था कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट। याद है, उसको एक बार बनाना पड़ेगा।
जब तक हम नहीं पढ़ते, जब तक नहीं उसमें लगते, तब तक भारी लगता है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लोगे ना, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। डिजिटल में, डिजिटल के बाद सीधे कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अगर है तो एक दो बार संरचना बना लीजिएगा उसका। किडनी के कार्य देख करके यहाँ हम लोग कंप्लीट करते हैं। किडनी का कार्य क्या है? रक्त को फिल्टर करना, मूत्र का निर्माण करना है, और उससे क्या होता है, शरीर में जल का संतुलन बना रहता है। और ये होता है भोजन का मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उसका अंतिम प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे जल, यूरिया, यूरिक एसिड, इसको मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना होता है। और हम लोगों ने देखा था कि इसमें ग्लूकोज, सोडियम, कैल्शियम के आयन भी आ जाते हैं, तो उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है किडनी में भी। साथ ही कई और विषैले पदार्थ होते हैं जिसको भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें एक और चीज, क्रेटिनिन को भी बाहर निकाला जाता है, लेकिन क्रेटिनिन को संतुलित मात्रा में ही निकाला जाता है। अगर क्रेटिनिन ज्यादा निकाल दे, यानी अगर इसका मतलब है कि रीएब्जॉर्प्शन वाला हिस्सा खराब हो गया, तो क्रेटिनिन ज्यादा निकलने लग जाए, कहते हैं किडनी गया काम से। अब किडनी काम नहीं कर रहा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। जल का संतुलन करके ब्लड में प्लाज्मा वॉल्यूम को स्थिर बनाए रखता है। जल का संतुलन करके ब्लड में प्लाज्मा वॉल्यूम को स्थिर बनाए रखता है। और अम्ल और क्षार का भी बैलेंस जो है वो बनाए रखता है। शरीर के द्रव्य में परासरणी दाब जो होता है उसको बनाए रखने में मदद करता है। अमोनिया का निर्माण होता है इसमें। अमोनिया का निर्माण करके ब्लड के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बनाए रखता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ध्यान रखिएगा। गुर्दे में अमोनिया बनता है कैसे? गुर्दे की प्रक्रिया में ग्लूटामिन नामक एमिनो एसिड होता है, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय होता है, तो उससे अमोनिया निकलता है। हम लोग बेसिक चीजें अभी किडनी का पढ़ रहे थे, बस बहुत सारी चीजें और भी होती है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है। एक दो चीजें यहाँ पर हमने जोड़ दिया हुआ है बाद में इसको। उसके बाद है रेनिन और एंजाइम का उत्पादन भी होता है किडनी में, जिससे ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर एकदम, ब्लड में जो है एक दाब बना रहना चाहिए, वो किससे होता है? रेनिन से होता है। अब इसको हमने नोट में यहाँ लिखा हुआ है। मानव शरीर में रेनिन एक प्रमुख एंजाइम है जिसका उत्पादन गुर्दे में स्थित एक, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, जुक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिका होती है। जुक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं, उसमें होता है, ये बनता है, इसका उत्पादन होता है। किसका? रेनिन का उत्पादन होता है। तो यहाँ नोट में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछना दे। यह मुख्य रूप से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ये शब्द हो सकता है दे दे, जुक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिका, उसी में क्या बनता है? रेनिन नाम का एंजाइम बनता है। ऊपर हम लोगों ने देखा था ऑस्मेटिक प्रेशर, परासरणीय दाब को बनाए रखता है। वो होता है क्या परासरणीय दाब? यह एक ऐसा न्यूनतम दबाव होता है जो सॉल्वेंट होता है, जैसे पानी वगैरह, उसके अणुओं को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर जो कम सांद्रता वाला उसके पास से जो घोल गुजर रहा है, उस घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ जाने से रोकता है। जैसे कि मान लीजिए एक झिल्ली है, दूसरी झिल्ली है, इसमें भी प्रेशर है, उसमें भी प्रेशर है, एक में पॉजिटिव प्रेशर होगा, एक में निगेटिव होगा, तो कहीं इधर सेमी परमिएबल है तो ये खिड़की से घुस के दूसरे में ना घुस जाए, तो उसको घुसने से रोकने के लिए सिंपल भाषा में हमने कहा, जो दाब बना रहता है कि नहीं घुसने देगा प्रेशर। जैसे कि अब यहाँ से धीरे धीरे जाएंगे और गेट है, तो धीरे धीरे जाने पर तो आदमी गेट से बाहर निकलेंगे, तेजी में निकलेंगे तो गेट से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा, एक लाइन में एकदम बढ़ते जा रहे हैं, तो वो दाब बनाए रखा। यहाँ पर हमारा संपन्न हो गया, किडनी महाशय को हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया हुआ है। अब आज ही हम